हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान की पिपाशा पर। दोस्तों, कल 5 नवंबर को अमेरिका में हो रहे राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग है। ऐसे में आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि कैसे होती है अमेरिका में वोटिंग और भारत तथा अमेरिका के वोटिंग सिस्टम में क्या अंतर है। क्यों अमेरिका में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से होते हैं मतदान। क्या हैकिंग के डर से ईवीएम को छोड़कर वहाँ बैलेट से होते हैं राष्ट्रपति पद के लिए मतदान। क्या है अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की पूरी प्रक्रिया, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, 5 नवंबर को अमेरिका में हो रहे राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। अमेरिका में दो ही मुख्य पार्टियां हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी तथा रिपब्लिकन पार्टी। दोस्तों, इस बार डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार कमला हैरिस हैं। वहीं रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। 5 नवंबर को जो वोटिंग होगी उसी से तय होगा कि कौन बनेगा दुनिया के सुपर पावर अमेरिका का राष्ट्रपति और अगले 4 वर्षों तक कौन करेगा दुनिया के सुपर पावर का नेतृत्व। दोस्तों, आइए अब हम अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं। तो जानने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका का चुनाव भारत से कितने अलग है तथा वोटिंग, काउंटिंग और नतीजों की पूरी कहानी। दोस्तों, साल 2000 का अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव। समय था वर्ष 2000। अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव रिपब्लिकन पार्टी के जॉर्ज बुश और डेमोक्रेटिक पार्टी के अल गोर के बीच बेहद ही कड़ा मुकाबला था। अमेरिका का फ्लोरिडा स्टेट जिसकी तरफ झुकता वो अमेरिका का नया राष्ट्रपति बन सकता था। लेकिन एक गड़बड़ हुई। दोस्तों, गड़बड़ क्या हुई? उस वक्त पूरे अमेरिका में बैलेट पेपर से वोटिंग होती थी और गड़बड़ यह हुई कि फ्लोरिडा में बैलेट डिज़ाइन गलत तरीके से बना दिया गया, जिससे कई वोट गलत कैंडिडेट को चले गए। काउंटिंग में कन्फ्यूजन हुई। दोबारा काउंटिंग में बुश 537 वोटों से जीत गए और गोर को राष्ट्रपति पद से हाथ धोना पड़ा। दोस्तों, इसके बाद हेल्प अमेरिका वोट एक्ट 2002 लाया गया। इस एक्ट के तहत अमेरिका में ईवीएम को बढ़ावा देने की बात कही गई, जिससे वोटिंग और काउंटिंग को आसान बनाया जा सके। दोस्तों, वर्ष 2006 में अमेरिका में करीब 60% इलाकों में ईवीएम का विकल्प मुहैया करा दिया गया। लेकिन वहाँ ईवीएम हैकिंग और विदेशी दखल के डर से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कभी जनता का भरोसा नहीं जीत सकी और वर्ष 2008 के बाद से ईवीएम के इस्तेमाल में गिरावट होने लगी। दोस्तों, स्थिति यह है कि आज सिर्फ अमेरिका के 5% हिस्से में ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है और बाकी 95% इलाकों में बैलेट पेपर या बैलेट मार्किंग डिवाइस से वोटिंग होती है। दोस्तों, जैसा कि ऊपर बताया, 5 नवंबर को अमेरिका में वोटिंग है। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की पूरी प्रक्रिया को समझ रहे हैं। मतदान और वोटों की गिनती कैसे होती है, इलेक्शन कौन करवाता है और भारत से कितना अलग है वहाँ का सिस्टम। दोस्तों, अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में राष्ट्रपति सबसे पावरफुल होता है और भारत में हम देखते हैं कि यहाँ प्रधानमंत्री के पास सबसे अधिक शक्तियाँ होती हैं। दोस्तों, अमेरिका करीब 169 साल अंग्रेजों के अधीन रहा, यानी वहाँ भी लगभग 169 साल अंग्रेजों ने शासन किया। 1776 वह वर्ष है जब अमेरिका ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ। दोस्तों, आज़ादी के बाद देश का निर्माण करने वाले नेताओं ने पाया कि ब्रिटेन के राजतंत्र में राजा के पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं। इसलिए अमेरिका ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें न राजा जैसी निरंकुशता हो और न ही इतना कमज़ोर कि अस्थिर हो जाए। उसने क्या किया? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में सिस्टम की शक्तियों को बांट दिया। दोस्तों, अमेरिकी सिस्टम का मानना है कि सरकार का मुखिया वही हो जिसमें जनता की मर्जी दिखाई दे। अमेरिका में राष्ट्रपति को शक्तियाँ दी गई हैं और उसे चुनने का अधिकार जनता को दिया गया है। दोस्तों, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में अंग्रेजों ने करीब 200 साल तक राज किया। 1947 में आज़ादी के बाद भारत ने ब्रिटेन के संसदीय शासन प्रणाली को चुना था, क्योंकि यह अधिक लोकतांत्रिक माना जाता था। भारत में प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और अपने मंत्रिमंडल के साथ संसद के प्रति जवाबदेह होता है। राष्ट्रपति केवल संवैधानिक प्रमुख होता है। भारत के बारे में कहा जाता है कि यहाँ राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का प्रमुख होता है, वास्तविक शक्तियाँ तो प्रधानमंत्री के पास होती हैं। भारत में लोकसभा के सांसदों को सीधे जनता चुनती है। जिस नेता के पास सांसदों का बहुमत होता है वही प्रधानमंत्री बन जाता है। दोस्तों, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनने का सिस्टम यानी राष्ट्रपति चुनने की प्रक्रिया भारत के प्रधानमंत्री जैसा ही है। जिस तरह भारत में जनता सीधे सांसदों को चुनती है, जिस पार्टी या गठबंधन के पास सांसदों का बहुमत होता है उस दल का नेता भारत में प्रधानमंत्री बनता है। उसी तरह अमेरिका में भी राष्ट्रपति को सीधे जनता का वोट नहीं मिलता। दोस्तों, जनता पहले इलेक्टर्स चुनती है और इसके बाद इन इलेक्टर्स को मिलाकर के इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य ही अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। दोस्तों, अमेरिका के 50 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 538 इलेक्टर्स चुन करके आते हैं। सभी राज्यों से चुने गए इलेक्टर्स की संख्या अलग अलग होती है। आमतौर पर राज्य में जिस प्रत्याशी को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं सभी इलेक्टर्स उसी प्रत्याशी के हो जाते हैं। दोस्तों, उदाहरण के लिए जैसे कैलिफोर्निया राज्य में 54 इलेक्टर्स हैं। जिस कैंडिडेट के सबसे ज़्यादा इलेक्टर्स जीतेंगे उसे सभी 54 इलेक्टर्स मिल जाएंगे। दोस्तों, अमेरिका में इलेक्टर्स का काम राष्ट्रपति चुनने के अलावा कुछ नहीं होता है, जबकि भारत में संसद प्रधानमंत्री चुनने के साथ साथ संसद में अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी करते हैं और संसद में कानून भी बनाते हैं। दोस्तों, अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि वहाँ का चुनाव आयोग भारत के जैसा पावरफुल नहीं है। क्यों नहीं है भाई? दोस्तों, अमेरिका में चुनाव की प्रक्रिया डिसेंट्रलाइज है, यानी अमेरिका का संविधान केवल कुछ नियम और दिशा निर्देश दे देता है, बाकी एग्जीक्यूशन राज्यों के स्तर पर लागू होता है।
अमेरिका में सभी जगह वोट डालने और गिनने का तरीका एक जैसा नहीं। हर स्टेट और यहाँ तक कि अलग-अलग काउंटी में भी वोटिंग के नियम और उसकी प्रक्रिया अलग-अलग हो सकती है। दोस्तों, अमेरिका में एक फेडरल इलेक्शन कमीशन है, लेकिन इसकी ज़िम्मेदारी चुनाव करवाने की नहीं है। वो सिर्फ़ फंडिंग और खर्चे वगैरह पर नज़र रखता है। जबकि अगर हम भारत की बात करें, तो भारत में चुनाव कराने की पूरी ज़िम्मेदारी चुनाव आयोग यानी निर्वाचन आयोग के पास है। राजनीतिक दलों के रजिस्ट्रेशन से लेकर के वोटर लिस्ट, वोटिंग, काउंटिंग और नतीजे जारी करने का काम भारत में इलेक्शन कमीशन करता है। दोस्तों, आपको यह जानकर के आश्चर्य होगा कि अमेरिका में ईवीएम का इस्तेमाल बड़े स्तर पर नहीं होता है। अमेरिका में ईवीएम से केवल 5% ही मतदान होता है, जबकि भारत में वर्ष 2004 से ही वोटिंग के लिए ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है। कई सवाल उठाए जाते हैं इस ईवीएम पर, लेकिन अभी 100% वोटिंग ईवीएम से ही होती है। लेकिन दोस्तों, अमेरिका का सिस्टम अलग है। 5 नवंबर 2024 को जो वोटिंग होगी, उस दिन मुख्यतः 3 तरह से वोटिंग होगी। पहला है हैंड मार्क्ड पेपर बैलेट्स। अमेरिका में करीब 70% क्षेत्रों में बैलेट पेपर पर हाथ से निशान लगा करके वोटिंग की जाएगी। अमेरिका के लोग इस सिस्टम पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। दूसरा तरीका है बैलेट मार्किंग डिवाइस। दोस्तों, अमेरिका में लगभग 25% क्षेत्रों में सभी वोटर बीएमडी यानी बैलेट मार्किंग डिवाइस का उपयोग करते हैं। इसमें क्या है कि कंप्यूटर पर बैलेट दिखता है, जिसमें मतदाता अपनी पसंद को चुन सकते हैं। ये प्रिंट हो जाता है और इसी बैलेट की गिनती होती है। दोस्तों, इसके अलावा तीसरा तरीका है डायरेक्ट रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक। ये भारत के ईवीएम जैसा है। इसमें वोट इलेक्ट्रॉनिक तरीके से डाले जाते हैं और उसी से गिनती होती है। दोस्तों, वर्ष 2024 में अमेरिका के केवल 5% क्षेत्र में इसका इस्तेमाल होगा। दोस्तों, 5 नवंबर को अमेरिका में केवल राष्ट्रपति नहीं, बल्कि एक साथ 7 चुनाव हो रहे हैं। जबकि भारत में लोकसभा चुनाव ज़्यादातर राज्यों के विधानसभा चुनाव और स्थानीय चुनाव अलग-अलग समय पर होते हैं। इसलिए देश के किसी न किसी हिस्से में पूरे साल चुनाव होते रहते हैं। वहीं अमेरिका की बात करें, तो अमेरिका में नवंबर महीने के पहले सोमवार के बाद वाले मंगलवार को जनरल इलेक्शन होता है। यानी दोस्तों, अमेरिका में नवंबर महीने के पहले सोमवार के बाद वाले मंगलवार को जनरल इलेक्शन डे कहा जाता है। इस दिन राष्ट्रपति चुनाव के साथ अलग-अलग राज्यों और स्थानीय स्तर के भी चुनाव होते हैं। 5 नवंबर यानी आज भी कई चुनाव एक साथ होंगे। पहला है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान, ये हर 4 साल में होते हैं। दूसरा है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की 435 सीटों के लिए मतदान, ये हर 2 साल में होते हैं। तीसरा है सीनेट की 1/3 सीटों के लिए मतदान, कुल 100 सीटें हैं। प्रत्येक सीनेटर का कार्यकाल 6 साल का होता है। चौथा चुनाव है 11 राज्यों के गवर्नर पद के लिए भी राष्ट्रपति चुनाव के साथ मतदान हो रहा है। वहीं कई राज्यों की विधानसभाओं के लिए भी 5 नवंबर को चुनाव होना है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर काउंटी, शहरों और नगर पालिकाओं में विभिन्न पदों जैसे मेयर, काउंटी कमिश्नर, स्कूल बोर्ड के सदस्य के लिए भी चुनाव हो रहा है। दोस्तों, अगला सवाल यह है कि नतीजे आने में कितना वक्त लगता है। तो दोस्तों, अमेरिकी चुनाव में काउंटिंग की जो प्रक्रिया है, कई चरणों में होती है। हर राज्य का अपना तरीका है। कुछ राज्यों में महज चंद घंटों में गिनती पूरी हो जाती है और कहीं पर नतीजे आने में कई दिन भी लग जाते हैं। मतदान के बाद सभी बैलेट को सुरक्षित तरीके से स्थानीय निर्वाचन कार्यालयों में पहुंचाया जाता है। सबसे पहले काउंटी स्तर पर गिनती होती है। हैंड मार्क्ड और बीएमडी वाले बैलेट को ऑप्टिकल स्कैनर से गिना जाता है। सभी तरह के वोटों का डेटा कंप्यूटर पर इकट्ठा किया जाता है। ये नतीजे राज्य स्तर पर भेजे जाते हैं और यहाँ इनका ऑडिट होता है और कोई गड़बड़ी होने पर फिर से मतगणना और जांच कराई जाती है। दोस्तों, गिनती पूरी होने के बाद चुनाव अधिकारी एक सर्टिफिकेट ऑफ असर्टमेंट जारी करते हैं, जिसमें आधिकारिक मतों की संख्या दी जाती है। प्रत्येक राज्य में राज्यपाल और राज्य सचिव अंतिम मतगणना को प्रमाणित करते हैं। इसके लिए डेडलाइन है, अर्थात इसके लिए डेडलाइन दी जाती है और 2025 में यह गिनती 6 जनवरी को होगी। नवंबर में चुने गए इलेक्टर्स दिसंबर महीने के पहले बुधवार के बाद आने वाले मंगलवार को अपने अपने राज्यों में मिलते हैं। यहाँ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं और साइन किए गए सर्टिफिकेट राजधानी वाशिंगटन डीसी में भेजते हैं। दोस्तों, दिसंबर के चौथे बुधवार, इस बार 25 दिसंबर को यह दिन पड़ रहा है, को अमेरिकी सीनेट के प्रेसिडेंट इलेक्टर्स के वोट हासिल करते हैं। इसके बाद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन और सीनेट के द्वारा वोटों की गिनती होती है और दोस्तों, इस बार यह गिनती 6 जनवरी 2025 को होगी। दोस्तों, अब अगला सवाल यह है कि अगर किसी को बहुमत नहीं मिला तो फिर क्या होगा। दोस्तों, अमेरिकी चुनाव में अगर कोई पार्टी 270 इलेक्टोरल वोट नहीं हासिल कर पाती है, तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव राष्ट्रपति का चुनाव करता है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भारत के लोकसभा की तरह ही है। सभी अमेरिकी राज्यों से 435 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लेकिन इस वोटिंग में हर राज्य को एक ही वोट मिलता है। 50 राज्यों के वोट में से जो कैंडिडेट 26 वोट जुटा लेता है, वह प्रेसिडेंट बन जाता है। दोस्तों, अमेरिका के इतिहास में 2 बार ऐसा हुआ है कि चुनाव में किसी को बहुमत नहीं मिलने के कारण हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने राष्ट्रपति पद को चुना। दोस्तों, अगला सवाल यह है कि 20 जनवरी से ही नए राष्ट्रपति का कार्यकाल क्यों शुरू होता है। दोस्तों, अमेरिका में 20 जनवरी को दोपहर नए राष्ट्रपति के कार्यकाल की शुरुआत होती है। उद्घाटन समारोह राजधानी वाशिंगटन डीसी की यूएस कैपिटल बिल्डिंग में होता है। 20 जनवरी को रविवार हो तो कार्यकाल 21 जनवरी से शुरू हुआ। हालांकि अमेरिका में हमेशा से यह परंपरा नहीं थी। 1789 में पहले राष्ट्रपति के कार्यकाल की शुरुआत 30 अप्रैल से हुई थी। नवंबर में चुनाव होने के बाद मार्च तक काफ़ी समय बर्बाद होता था। कैबिनेट बनाने के लिए इतने वक्त की जरूरत नहीं थी। 1933 में राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की शपथ से पहले
20वें संविधान संशोधन के जरिए 20 जनवरी को नए कार्यकाल की शुरुआत की तारीख तय की गई। वर्ष 2013 में बराक ओबामा ने अपने कार्यकाल की शुरुआत 21 जनवरी को सोमवार से की थी। और दोस्तों, भारत की तरह ही अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका में कोई एक शख्स 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। दोस्तों, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज वॉशिंगटन। उन्होंने 2 टर्म राष्ट्रपति रहने के बाद रिटायरमेंट ले लिया था। उसके बाद यह अनौपचारिक नियम जैसा बन गया और 31 अमेरिकी राष्ट्रपति ने इनका पालन किया। 1932 में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति चुनकर आए। वर्ष 1936 में फिर से राष्ट्रपति बने। उस वक्त ग्रेट डिप्रेशन और सेकेंड वर्ल्ड वॉर को देखते हुए डेमोक्रेटिक पार्टी ने 1940 और 1944 में भी रूजवेल्ट को ही उतारा और वो जीत भी गए। हालांकि वह अपना चौथा टर्म पूरा नहीं कर पाए क्योंकि अप्रैल 1945 में रूजवेल्ट की मृत्यु हो गई। इसके बाद वर्ष 1946 में रिपब्लिकन पार्टी की वापसी हुई और वर्ष 1947 में हूवर कमीशन की सिफारिश पर 22वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें यह नियम बना दिया गया कि कोई भी शख्स सिर्फ 2 टर्म ही के लिए राष्ट्रपति बन सकता है। इससे सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होता, नए नेता और विचारधाराएं सामने आती रहती हैं। हालांकि अगर कोई राष्ट्रपति मिड टर्म में कुर्सी छोड़ देता है तो नियम थोड़े अलग है। इस स्थिति में अगर राष्ट्रपति का टर्म 2 साल से कम है तो वो और 2 और टर्म के लिए राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन अगर टर्म 2 साल से ज़्यादा रहा तो नेता केवल एक और बार राष्ट्रपति चुनकर आ सकता है। दोस्तों, अगला सवाल यह है कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति का पद कार्यकाल के बीच ही खाली हो जाए तो उस पद को कौन संभालेगा। दोस्तों, वर्ष 1841 में अमेरिकी राष्ट्रपति विलियम हेनरी की पद संभालने के 32 दिन बाद ही मृत्यु हो गई। इस समय अमेरिका में बहस छिड़ी कि उपराष्ट्रपति जॉन टेलर को राष्ट्रपति की पूर्ण शक्तियाँ मिलेंगी या नहीं, क्योंकि अमेरिकी कानून में इससे संबंधित कोई निश्चित प्रावधान नहीं था। 1865 में राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की हत्या और उनके बाद जेम्स ए गॉरफील्ड और विलियम मैककिनले की हत्या पर भी राष्ट्रपति के उत्तराधिकार की समस्या उठी। ऐसे में साल 1947 में प्रेसिडेंट सक्सेशन एक्ट लाया गया। दोस्तों, एक्ट के अंतर्गत अमेरिका में यह तय किया गया कि किसी अमेरिकी राष्ट्रपति के इस्तीफा देने, पद से हटाए जाने या मृत्यु हो जाने पर कौन उनके पद को संभालेगा। इसके लिए 18 उत्तराधिकारियों का पूरा क्रम निश्चित है। दोस्तों, सामान्य सी बात है, इतनी लंबी लिस्ट के पीछे राजनीतिक स्थिरता के साथ एक अन्य वजह भी है। यानी इतनी लंबी लिस्ट के पीछे राजनीतिक स्थिरता के साथ एक अन्य वजह भी है। अमेरिका न्यूक्लियर पावर है। किसी हमले या युद्ध की स्थिति में अगर टॉप लीडरशिप खत्म हो जाती है तो स्पष्ट रहे कि राष्ट्रपति कौन बनेगा, ताकि न्यूक्लियर कमांड खाली न रहे। दोस्तों, इस क्रम को अगर हम देखें तो अगर किसी वजह से अमेरिका का राष्ट्रपति पद कार्यकाल खाली हो, यानी कार्यकाल पूरा होने से पहले ही खाली होता है, तो राष्ट्रपति पद के उत्तराधिकारी इस प्रकार हैं। सबसे ऊपर उपराष्ट्रपति हैं, यानी अगर अचानक राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का स्थान लेता है। इसके बाद स्पीकर ऑफ द हाउस राष्ट्रपति पद पर आसीन हो सकता है अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तब। दोस्तों, अब अगला सवाल यह है कि भारत की तरह अमेरिका में सरकारें क्यों नहीं गिरती। भारत में हम देखते हैं कि ऐसा कई बार हुआ जब सरकारें 5 वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले ही गिर गई हों। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार तो मात्र 13 दिन में ही गिर गई थी। दोस्तों, दरअसल भारत में केंद्र सरकार बहुमत के आधार पर बनती है, चाहे वो एक पार्टी के पास हो या पार्टियों के गठबंधन के पास। अगर बहुमत नहीं है तो सरकार गिर जाती है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में प्रेसिडेंट को जनता चुनती है, उसकी संसद के प्रति कोई भी जवाबदेही नहीं होती, उसका कार्यकाल तय होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। उसे पूरा करने के लिए उसे संसद के समर्थन की जरूरत भी नहीं होती। दोस्तों, अमेरिका में राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के बीच में हटाने का एकलौता तरीका है महाभियोग के द्वारा। हालांकि यह एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है, इसलिए कोशिश कई बार हुई है, लेकिन आज तक अमेरिका में किसी भी राष्ट्रपति को पद से नहीं हटाया जा सका है। तो दोस्तों, इस प्रकार आज की इस वीडियो में हमने अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की पूरी प्रक्रिया को समझा। उसकी हमने भारत के साथ तुलना करने की भी कोशिश की। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।